बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला, उन्हें रुसवा किया, बदनाम किया, माफिया और करप्शन के उन पर संगीन इल्जाम लगाए। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार तक कहा गया। तो क्या वो माइंड सेट बदल गया है? अगर वो माइंड सेट बदल गया है और ये मान लिया गया है कि नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जाम झूठे थे, गलत थे, प्रोपोगंडा और फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा थे, इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए थे, गद्दारी और करप्शन के इल्जाम दुरुस्त नहीं थे, अगर ये सब तस्लीम किया गया है तो क्या इसका कहीं खुले बंदो इजहार किया गया है? तो बात खत्म। मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं, मामला जूं के तू है, माइंडसेट में कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली से तबाही तक किसी ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा, तो फिर इस बात की तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि सब कुछ छोड़कर अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाएं? ऐसा इलेक्शन जो आपको कोई जीतने भी नहीं देगा। तो अब कोई माने या ना माने, मगर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो किस्म के बयानिए चल रहे हैं। एक वो जो नवाज शरीफ का है और दूसरा वो जो शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद से शुरू हुआ है, जिसे शहबाज शरीफ लेकर चल रहे हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि यह दलील दी जा रही है कि महाजराई की सियासत से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए। अब हकीकत यह है कि नवाज शरीफ ने तो अपने बयानिए से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, न सिर्फ अपनी पार्टी को टूटने से बचाया है, बल्कि खुद को भी सियासत से माइनस होने से बचाया है। नवाज शरीफ को जो कुव्वतें सियासत से निकाल चुकी थी, जिनका ख्याल यह था कि अगले चंद सालों में नवाज शरीफ को सियासत से बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा, वो वोट को इज्जतों का नारा लगाकर और उस पर इस्तेकामत का मुजाहरा करके खुद को सस्टेन करने में कामयाब हुए। तो नवाज शरीफ ने तो वोट को इज्जत का नारा देकर और उस नारे के ऊपर पहरा देकर इज्जत कमाई है और इख्तिदार में आने के लिए चोर रास्तों का इस्तेमाल तरक करके अपनी गलतियों का कफारा अदा किया। अब उन्हें दोबारा वही रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो हट चुके हैं या इनकार कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ का मौका बड़ा वाज़ेह है। अगर इलेक्शन उसी तरह होना है जिस तरह पिछले इलेक्शन हुए थे और पिछले इलेक्शन पर सवालिया निशान लगे थे, और वो इलेक्शन भी उन्हीं कुव्वतों के जेर इंतजाम हो रहे हैं जिन्होंने आरटीएस बंद कराया और इलेक्शन के नताइज मैनेज किए, जो अपोजिशन इल्जाम लगाती है, तो फिर जितने मर्जी इलेक्शन करा लें, मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने कौन देगा? तो मफाहमाना सियासत से जिसका आजकल बड़ा शोर है और बड़ा चर्चा है, उससे खासब के इक़्तिदार को तो दवाम हो सकता है ना मिले, लेकिन नवाज शरीफ पर कंप्रोमाइज करने का तासुर जरूर जाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो मुस्तकबिल के रास्ते इस मफाहमाना सियासत से हमवार कर लेंगे, तो उन्हें पीपल पार्टी की मफाहमाना सियासत से सबक हासिल करना चाहिए। पीपल पार्टी क्रेडिबिलिटी में एक मजबूत जमात थी और क्रेडिबिलिटी में मुस्लिम लीग नून से कहीं आगे थी, लेकिन मफाहमाना सियासत की वजह से उसका वजूद सिंध तक सुगड़ कर रह गया। तो बदकिस्मती से जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो की तरबियत भी उन्हीं लाइन्स पर की है जो तकरीर करते हुए अपनी वालदा का परतो दिखाई देते हैं। बिलावल भुट्टो जब बोलते हैं तो लगता है बेनजीर भुट्टो बोल रही हैं, तो बिलावल का लहजा बोलते हुए बेनजीर भुट्टो का है, लेकिन अमली तौर पर उनके अगर स्टेप्स देखें, इकदाम देखें, तो वो जरदारी साहब की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो अमली कामों में वो जरदारी हैं। इसलिए नवाज शरीफ फ्री एंड फेयर या आजादाना इलेक्शन ही नहीं मांग रहे, वो माइंडसेट की तब्दीली भी चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि जब तक गलती का एहसास नहीं होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि कहने वाले ये कहते हैं, जो जिसकी वजह से सारी बहस शुरू हुई है, जिसमें कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हम मरियम नवाज और शायरा खान अब्बासी के नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ के बयानिए को मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझते हैं। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें महाजराई करके या एहतजाज करके थक चुकी हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून महाजराई की सियासत कर रही है और क्या मुस्लिम लीग नून के लोग इस सियासत से उकता गए हैं? इसका जवाब खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सराला ने दिया। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ पीडीएम में रह के ही मुतहदा अपोजिशन जो है वो
मगर राज साहब क्या इस बात पर बहरहाल इख्तिलाफ है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो वैसे भी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, मगर उन्हें, उनके ग्रुप को भी और उन्हें इस बात पर वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये पार्टी के लोग थक गए हैं, हम जो इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए मरीम नवाज का खामोश होना जरूरी है और सिर्फ मेरा पॉलिसी को आगे लेकर चलना जरूरी है। और वो नवाज शरीफ साहब को भी ये समझाना चाहते हैं कि वरना पार्टी अभी तक तो नहीं टूटी है, मगर पार्टी में हिम्मत नहीं रही है मजीद लड़ने की, टूट जाएगी, इसलिए अगले इलेक्शन को जीतने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि बयानिए और कन्फ्रंटेशन पे। शाहजेब, ये बात बुनियादी तौर पे सिरे से ही गलत है। कहां पार्टी थक गई है? जिन लोगों ने जेलें काटी हैं वो तो थके नहीं है, जिन लोगों के ऊपर केसेस बने हैं, झूठे रेफरेंसेस बने हैं, वो तो थके नहीं है, तो फिर थक कौन गए हैं? ये बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि कौन सी महाजराई जो है वो पीएमएलएन कर रही है? पीएमएलएन ये कह रही है कि इस कौम को, इस मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाए, ये महाजराई है। मगर ये डर तो बहरहाल है कि ये जो है ये अपना जो है ये महाजराई है। ये कौन सी महाजराई है? आपके बयानी के हम जमहूरी कदरों की पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये तो कहने वाले कहते हैं कि इस वक्त मुस्लिम यूनियन का जो दूसरा धड़ा है, जो मुफाहमाना सियासत को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल कराया जाए और पीडीएम की तरफ से जो शराइत आयद की जा रही है वो हर सूरत वापस ली जाए। तो परसों पीडीएम का हम इजलास हो रहा है जिसमें इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के आज शहबाज शरीफ के एजाज में शाइया दे रहे हैं। अब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं वो कुछ बढ़ गए हैं और अब वो जो आर्म ट्विस्टिंग अपोजिशन की हो रही थी वो भी नहीं हो रही। तो इसी वजह से तासुर मजबूत हो रहा है कि अपोजिशन को कुछ फ्री हैंड दिया जा रहा था कि वो मामला को सुलझाए। वजीर दाखिला शेर रशीद ने भी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दिया, अपनी बात की। जरा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं काबे में भी नया होके आया हूँ और वहाँ बाजवा साहब भी थे और जिद्दा में भी और मदीना में भी, और अभी कल परसों बड़ी जोरदार 3 मीटिंग्स हुई हैं आईएसआई हेडक्वार्टर में। जी आप जाते रहे और जाते नहीं, मैं बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, उन्हीं ने 3 मीटिंगें ऐड की हैं। मैं तो बिल्कुल, पता नहीं किन लोगों में गलतफहमी है कि एक पेज पे नहीं है और लाइन और लेंथ एक नहीं है, बिल्कुल एक पेज पे है। भी मैं मुराद अली शाह को एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मिलने जा रहा हूँ। मेरा अगर कोई मसला हो तो मुझे कहा जा सकता है कि भाई ये है, वो है, फलां है। मैं तो सब कुछ सेट देख रहा हूँ, छोटा मोटा लगा रहता है, वो तो लगी रहती है, वो तो इधर से नहीं आना। वो तो मुशर्रफ के दौर में भी कई दफा ऐसी बातें, जब नवाज शरीफ के खिलाफ जेआईटी बनी और इंक्वायरी शुरू हुई तो भी नवाज शरीफ मुतमईन थे, क्योंकि उनका वजीर दाखिला भी यही कुछ कह रहा था जो आज के वजीर दाखिला फरमाते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। और उस वक्त के वजीर दाखिला थे चौधरी निसार, जो नवाज शरीफ की गाड़ी खुद ड्राइव करके उन्हें साथ ले जाते रहे। आज अगर खान साहब के वजीर दाखिला शेर रशीद के ज़हन में भी ये तासुर है कि सब एक पेज पर हैं, तो ये उनकी पेशा वराना महारत और कामयाबी है कि वो नापसंदगी का तासुर नहीं दे रहे। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि सत्ता खैरा ने। तो शेर रशीद अपनी गुफ्तगू में ज़ियारत काबा का जिक्र करके अपने मौक़िफ़ को सच पर मबनी करार दे रहे हैं। तो इस हवाले से जनरल मुशर्रफ भी याद आ गए, जिनको उम्रे पर ले जाकर अहदो पैमा किए गए थे कि वो हुकूमत नहीं गिराएंगे या नाराज नहीं रहेंगे। तो अहदो पैमा किए गए, कराए गए, लेकिन जब वक्त आया तो वो अहदो पैमा रहे ना अहदो पैमा कराने वाले इक़्तिदार में रहे। तो असल नुक्ता ये नहीं कि खान साहब को लाने वाले खान साहब के साथ है या नहीं, असल नुक्ता ये है कि खान साहब को लाने वाले उनकी ख्वाहिशें क्या वैसे ही पूरी कर रहे हैं जो लाते वक्त किया करते थे या नहीं। तो इसका सादा सा जवाब यह है कि हुण ओ गल्ला नहीं रही। तो शेर रशीद के जिक्र से याद आया रिंग रोड। आजकल शेख साहब का नाम रिंग रोड स्कैंडल में भी जोरों से गूंज रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेर रशीद भी रिंग रोड के तरफ 1100 केनाल अराजी के मालिक है और नक्शा तब्दील होने से वज़ीर दाखिला को भी अरबों रुपए का फायदा पहुंचा है। अब हमारे दोस्त रऊफ क्लासा और आमर वतीन, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से इंकशाफ किया है, ये खबर भी उन्होंने ब्रेक की थी।
अब उन्होंने मजीद इंकशाफात में कहा है कि वजीर दाखिला शेर रशीद ने नक्शा तब्दील होने के बाद लाइफ रेजिडेंशियल सोसाइटी को अपनी जमीन महंगे दामों फरोख्त कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया है, तो शेर रशीद ने सोसाइटी को तकरीबन 150 कनाल जमीन महंगे दामों बेची और ये काम उन्होंने स्कैंडल के मंजर-ए-आम पर आने से चंद रोज पहले सरंजाम दिया था। या तो शेख साहब को पता था कि स्कैंडल आने वाला है, तो उन्होंने कहा जमीन से जान छुड़ा ली जाए। इस स्कैंडल में जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर के नाम पहले ही गूंज रहे हैं, जबकि रिंग रोड को मारगला हाईवे के साथ मुंसलिक करने के पीछे कई और पर्दा नशीनों के नाम आ चुके हैं। रिंग रोड मनसूबे की इंक्वायरी रिपोर्ट में कई हाउसिंग सोसाइटियों के नाम भी सामने आए हैं। तो नैब ने भी एक वक्त में रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का बवांगे दोहल ऐलान किया था, लेकिन फिर वो बात आई गई हो गई। उनसे इंक्वायरी लेकर एंटी करप्शन के पास भेज दी गई या एंटी करप्शन के पास चली गई। तो अरबों रुपए के स्कैंडल में अब तक किसी एक शख्स का भी गिरफ्तार न होना बहुत हैरान कुन है। बहुत से मामला जिनमें महज शक की बुनियाद पर लोगों को महीनों गिरफ्तार करने की हिकमत अमली, बहुत से मामला में महज शक की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें जेलों में डालना बुनियादी तौर पर इस हुकूमत की स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद भी किसी को पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, तो शायद इसलिए नहीं हो रही कि रिंग रोड की तोसी का मनसूबा बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों की मुश्तरका वारदात है और सबने कोशिश की कि एक ही गंगा में हाथ धो लें। और खास साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन के मुतअद्दिद स्कैंडल सामने आ चुके हैं। तो अव्वल तो हुकूमत ने बहुत ज्यादा मनसूबे शुरू नहीं किए, लेकिन जितने किए हैं उन सब में ही गड़बड़ निकल रही है। हत्ता के कोरोना फंड में भी अरबों रुपए तक के घपले मौजूद है। तो इस मनसूबे पर हजारों पाकिस्तानियों की जमा पूंजी जो है वो इन्वेस्ट हो चुकी है। अब रिंग रोड अभी बनी है या नहीं बनी है, या बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन उसके नाम पर वजीर, मुशीर और हाउसिंग सोसाइटियों समेत मुतअद्दिद अफराद करोड़ों रुपए बना चुके हैं, माल बना चुके हैं। तो अब खबर यह है कि इसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन भी कर रही है और एक और इदारा भी कर रहा है। तो इतलात यह है कि रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के हवाले से 2 इंक्वायरियों का आगाज हो गया है और पंजाब ऑडिट डायरेक्टरेट ने बाकायदा बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड चेक करने के लिए 3 रुकनी टीम जो है इस पर भेज दी है। जबकि इंसदादे बदनवानी एस्टेब्लिशमेंट ACE ने 2 रोज में जमीन के हसूल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पंजाब ऑडिट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर 3 रुकनी टीम 24 मई को रावलपिंडी पहुंची। इस टीम ने कमिश्नर के दफ्तर रावलपिंडी और अटक लैंड रेवेन्यू के दफातर और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA से तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। जिला इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने बताया कि रिकॉर्ड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU के अमले के तकर्रुर और पोस्टों, मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, PC2 तहमीने, कंसल्टेंसी काम के लिए टेंडरिंग के अमल और कंसल्टेंट्स के माहदों, हिदायगियों के वाउचर्स, मनसूबे के लिए महकमा रेवेन्यू के जमीन सर्वे, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत नोटिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी की जानिब से लैंड के रेट की मंजूरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की मंजूरियां और दीगर जो मामलात हैं वो सब उन्होंने उसके ऊपर तहकीकात की है। तहकीकात की हिदायत के बाद मनसूबे का जो पूरा रिकॉर्ड था वो कमिश्नर के दफ्तर से हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ पंजाब के एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे से मुतल्लिक तमाम मालूमात और इजलास के मिनट और जमीन के असूल का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल की जानिब से RDO को एक खत लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि इस मामले को प्रायोरिटी दी जाए। केस के हकायक से बाखबर ग्रेड 17 या इससे ऊपर के जो अफसरान हैं वो एक उनके हवाले से, उनके जरिए से या उनकी रिपोर्ट जो है वो 1-2 रोज में फराहम की जाए। इसके अलावा ये लिखा गया कि मजीद कोऑर्डिनेशन और रिकॉर्ड की फराहमी के लिए RDA के किसी सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। खत में यह भी लिखा गया कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका टीम इस मामले की इंक्वायरी कर रही है। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे में गबन हद के मुताबिक एंटी करप्शन की मुश्तरका टीम रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे में गबन बदरवानी इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल के इल्जामात की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में जो लैंड के हसूल और लैंड एक्विजिशन का जो रिकॉर्ड था इसमें लैंड एक्विजिशन के कलेक्टर वसीम अली ताबश का नाम भी आ रहा है, उनके किरदार का भी तयन किया जाएगा। तो ये है रिंग रोड के हवाले से
सारी रिपोर्ट, जिसमें अब सारा जोर जो है वो जमीन की खरीदारी और बाकी के मामला की तरफ चला गया, जबकि जो असल मसला है जिसकी तरफ वो कहते हैं ना तवज्जो नहीं है, वो तवज्जो ये है कि ये नक्शा, ये इसकी एक्सटेंशन कैसे हुई, मंजूरी किसने दी, किसके इजलास में दी और इससे पंजाब हुकूमत कितना अवेयर थी और इसकी मंजूरी के वक्त क्या प्राइम मिनिस्टर को इसका इल्म था या नहीं था, ये सारी बातें सानवी हैं और अब वो जाके दूसरे मामला की तरफ तवज्जो जो है वो मरकूज की जा रही है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कल एक तनाज़ा खड़ा हुआ जिसमें राजा रियाज ने ये क्लेम किया था कि उनकी बैरिस्टर अली जफर से बात हुई है जिन्होंने जहांगीर तरीन को क्लियर करार दिया है। जहांगीर तरीन के इस को क्लियर करार देने के मामले पे काफ़ी मामला जो है वो गर्म हुआ। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने ट्वीट्स किए और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आकर इस बात का उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने किसी को रिपोर्ट शेयर की है या ये कहा कि जहांगीर तरीन जो है उनको मैंने क्लियर करा दिया है। तो ये मामला कल से चल रहा है जिस पर बहुत से टॉक शोज हुए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं उनके हवाले से जो खबर सामने आई है, जो आज एक मौकर अंग्रेजी रोजनामे में भी शाया हुई है, उसमें एक कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने वाज़ेह तौर पर शहजाद अकबर को ये कह दिया है कि जहांगीर तरीन के केसेस में अगर FIA की तहकीकात पर एक्शन लिया गया तो पूरा कारपोरेट ढांचा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जराये के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस सियासी और कानूनी हैसियत से मुबर्रा मालूम होते हैं। ये FIA का दायरा कार नहीं है और जहांगीर तरीन के केसेस को SCCP को भिजवाया जाना चाहिए। जराये ने कहा कि अली जफर की तहकीकात के नताइज ने PTI के एहतसाब के बयानिए की वजह से हुकूमत को अजीबो गरीब सिचुएशन में डाल दिया है और वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी इस रिपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द पाए जाने वाले अफराद ये नहीं चाहते कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए क्योंकि ये उनके NRO वाले बयानिए पर समझौता होगा। अली जफर की रिपोर्ट आने के बाद ये एक तासुर बढ़ सकता है कि खान साहब ने उनको NRO दे दिया है क्योंकि अली जफर की रिपोर्ट FIA की इंक्वायरी के नतीजे में या FIA के जरिए जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी को इंडोज नहीं करती। तो हुकूमत पंजाब भी बज़ाहिर जहांगीर तरीन ग्रुप का दबाव महसूस करती हुई नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत ने अरकान सूबाई असम्बली के हल्कों में तहसील की सतह पर, निचली सतह पर अफसरान के तबादले कर दिए। जो जहां जहां किसी को तब्दील कराना चाहता है और आजकल पंजाब हुकूमत बड़ी बीबी बनी हुई है और उनको कहती है जनाब तब्दील। जहांगीर तरीन ग्रुप से मुंसलिक इन पेश शर्तों से बाखबर एक सीनियर सूबाई वजीर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के होने वाले मीटिंग में इत्तफाक किया गया था कि जनाब जो कुछ आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो भी शिकायत है वो दूर की जाएगी। अभी हाल ही में हुकूमत पंजाब ने असद अली बोध को दुनियापुर तहसील का AC लगाया था, लेकिन जब आला सतह से अहकामात आए तो मज़कूरा अफसर का तबादला करके उनकी जगह पे किसी और को लगा दिया गया क्योंकि असद अली बोध नामी शख्स का तबादला और एतजाज अंजुम का तकर्रुर जो है वो तीन ग्रुप के रुकन सूबाई असम्बली जवार हुसैन वड़ैच की सिफारिश पर अमल में है। तो ये सारी बातें जो है वो अंग्रेजी रोजनामा में छपी हुई है। इससे पहले लोधरा के DPO करार हुसैन को तब्दील किया गया और एक जूनियर अफसर अब्दुल रऊफ बाबर को DPO तैनात कर दिया गया। करार हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट किस्म के DPO हैं और बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं, लेकिन लोधरा में वो लगे हुए थे, ये उनका हल्का जहांगीर तरीन का, तो उन्होंने उनको तब्दील करा दिया था। तो जरा ये कहते हैं कि अगर तरीन ग्रुप वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट के जरिए तजावीज़ पेश करे तो हुकूमत पंजाब असिस्टेंट कमिश्नरों, DSP और SHO तक का तबादला करने पर राजी है। यानी जो आप कहें वो हम करने के लिए तैयार, और फिर कहते हैं जी ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेटेंगे नहीं और फिर NRO नहीं देंगे। लेकिन तरीन ग्रुप के लोग जो है वो ये कहते हैं जी हम किसी का तबादला नहीं करा रहे, ना हम अपने पसंद के अफसरान के तकर्रुर की कुछ सिफारिश कर रहे हैं। ग्रुप के सीनियर रुकन का कहना है जी कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर असद अली जिनका तबादला हुआ है वो खुद खुश नहीं थे कि मुझे दुनियापुर तहसील में लगाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने जनाब किसी और को लगवा दिया। जबकि रुकन सूबाई असम्बली एक रुकन सूबाई असम्बली ये भी कहते हैं कि अरकान असम्बली अपने मुतल्लिका हल्कों में
ये जो तबादले तकर्र हो रहे हैं इनमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ तरक्याती काम चाहते हैं ताकि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो बढ़े। तो सिविल सर्विस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि तबादला तकर्र एक पेचीदा मामला है, क्योंकि बाज़ औक़ात अफसरान खुद भी अपनी तरजीहात की वजह से कुछ जगहों पर जाना नहीं चाहते। तो इस बात का इतराफ़ करते हुए कि वज़ीर आला पंजाब ने 3 ग्रुप के साथ मुलाकात के बाद ग्रुप अरकान के साथ ताउन के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी को भी लगाया था। अफसर का कहना था कि वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने असल में 3 ग्रुप के साथ अपना अलाइन बेहतर किया है ताकि मुस्तकबिल में उनके साथ जो है वो तल्लुकात ख़राब ना हो और किसी किस्म के मसले का उनको सामना ना करना पड़े। तो ये सारी लुबे लुबाब है कि एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट पूरा तावन कर रही है और जो 3 ग्रुप के लोग कह रहे हैं उनकी बात सुनी और मानी जा रही है, हत्ता के तकर्रुर तबादले भी किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और खुद वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो फैसला लोग खुद कर लें कि कौन किसको एनआरओ दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन अली ज़फ़र की रिपोर्ट के बारे में ये ज़राए से सामने आ रहा है कि वो रिपोर्ट हो सकता है मंजर-ए-आम पर ना आए, उसे खुफिया रख लिया जाए और कोई और बात सामने आ जाए कि जो उनकी रिपोर्ट पर हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। और इसी मसले पे गुफ्तगू हो रही है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में और शहरयार अफरीदी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। अधिकारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने कोई बैरिस्टर अली जफर अपॉइंट किया, नंबर 1। नंबर 2, अली जफर का क्या राइट है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या राइट है कि एफआईए की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के ऊपर एक बंदा अपॉइंट कर दिया उन्होंने? किस दस्तूर के तहत किया, कानून के तहत? मेरे कामरान भाई, मेरे प्राइम मिनिस्टर की कोर टीम के जहांगीर तरीन साहब हिस्सा थे, उनकी वजह से और उनकी टीम की वजह से अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को कामयाबी दी। अब उनके घर में इख्तिलाफात आते हैं, घर में गिला शिकवा आता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मेरे खदशात हैं, मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने जफर साहब को, सेनेटर साहब को यह जिम्मेदारी दी। इसका यह मतलब आफरीदी भाई मेरी एक बात सुने। अभी आप कह रहे थे कि इंसाफ बेलाग होगा और उसमें कोई, अब आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन को टीम का हिस्सा, उनकी वजह से आप इलेक्शन जीते, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं। भाई अरबों रुपए लोगों की जेब से गए हैं सर, अरबों रुपए लोगों की जेब से। सर मेरी बात तो सुन लेना सर, आप पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लेना। आपके मुंह में कोई बात नहीं डाल रहा। नहीं सर, ये मुहावरा या फिर if you are the anchor, it doesn't mean that you become a judge and jury। बात ही नहीं हो रही, मैं आपसे बात ही कुछ और कर रहा हूं, मैं आपसे बात ही कुछ और कर रहा हूं भाई। कामरान भाई बैलेंस देखिए, ना देखिए मेरी बात सुने सर, मैं सवाल तो पुट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरा प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट तो कर लूं सर, फिर आप जवाब दीजिएगा। पिछली चीजों को आप ट्विस्ट कर, अच्छा आप दोबारा ट्विस्ट नहीं कर रहा। देखिए जहांगीर तरीन का केस इस दोहरे मेयार की बहुत बड़ी मिसाल बन गया, जिसमें वज़ीर आज़म ने तहकीकाती इदारे के ऊपर भी अपना बंदा तहकीकात के लिए लगाया ताकि वो तहकीकी इदारे की रिपोर्ट को या तो ख़त्म कर दें या शटअप कॉल दें। तो तीसरे फरीक से इंक्वायरी कराना ये बताता है कि इंसाफ का दोहरा मेयार है। ये वो इंसाफ नहीं जिसका खास साहब हमें रोजाना भाषण दिया करते हैं कि सबको कानून के नीचे लाएंगे। इस मामले में कानून कहीं और रह गया। वो कहते हैं ना, शेर जंगल का बादशाह होता है, अंडे दे या बच्चे दे। तो इख्तियारात का इस्तेमाल जायज करे या नाजायज करे, कानून की पासदारी करे या ना करे, और करप्शन जैसे इल्जामात ये तो होते ही अपोजिशन के लिए। तो जहांगीर तरीन के मामले में खास साहब जिस तरह इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे ही इख्तियारात से तजावुज करना कहते हैं। अब मामला जहांगीर तरीन केस में सिर्फ चीनी स्कैंडल का नहीं है, और चीनी स्कैंडल होता तो जहांगीर तरीन इतना शोर ना मचाते। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक फैला हुआ है। और वो जो सट्टे की बात सामने आई थी ना, जो शरारत पर लेके आए थे कि व्हाट्सएप पे सट्टा होता है और अरबों रुपए का सट्टा होता है, तो ये सट्टे वाले जो सट्टे बट्टे हैं, इनके भी जो चट्टे बट्टे हैं उधर ही जा रहे हैं। तो जहांगीर तरीन को यह इल्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग में वो फंस सकते हैं, और अगर फंस गए तो निकल नहीं सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा जो है वो सीन क्रिएट किया हुआ है। खास आप दूसरों को तो सबक देते हैं कि इंक्वायरी में नाम आ जाए तो खुद को क्लियर करें, लेकिन जहांगीर तरीन के मामले में लगता यूं है कि उन्हें बिलाखिर अली जफर के जरिए ही क्लियरेंस दिलाई जाए। हालांकि बैरिस्टर अली जफर सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन अब चूंकि पीटीए के सेनेटर बन चुके हैं और एक लॉयर भी हैं, तो वो यकीनी तौर पर 100 कानूनी रास्ते निकाल लेंगे। हमारे दोस्त हैं, लेकिन लगता यूं है कि सियासत है और फिर वो हुकूमत के साथ है, तो उनको वही करना चाहिए जो हुकूमत चाहती है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मुल्क के 38% घरानों के मुआशी हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए और इस बात का इंकशाफ खुद हुकूमत ने किया है। समाजी व मयारात जिंदगी से मुतल्लिक वफाकी इदारा शुमारियात की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 46% घरानों के मुआशी हालात पहले जैसे, सिर्फ 12% घरानों ने अपने मुआशी हालात पहले से ज्यादा अच्छे करार दिए। मुआशी हालात को बदतर करार देने वालों में सबसे ज्यादा तादाद सिंध में है, जिनकी तादाद 29% है। 13% घरानों ने मुआशी हालात सिंध में पहले से बेहतर करार दिए। सिर्फ 2% घराने ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट ये बताती है सिंध के हवाले से कि सिंध में 29% घरानों ने अपने मुआशी हालात को पहले से ज्यादा बदतर करार दिया है। घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार देने वालों की जो सबसे ज्यादा तादाद है वो सिंध है। दूसरे नंबर पर केपी के है। केपी के में 27% के मुताबिक घरेलू मुआशी हालात पहले से ज्यादा बदतर है और केपी के में हुकूमत है पीटीआई की। पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है, जहां पर 25% लोग ये कहते हैं कि उनके घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर है। बलूचिस्तान में 22% लोगों ने कहा कि घरेलू मुआशी हालात पहले से ज्यादा खराब है। पंजाब में 46, सिंध में 47% घरानों ने अपने मुआशी हालात में किसी किस्म की तब्दीली महसूस नहीं की। वो ये कहते हैं जी जैसे हालात पहले थे वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। केपीके में 42%, बलूचिस्तान में 46% घरानों के मुआशी हालात पहले जैसे है। सर्वे में पंजाब 14 और सिंध में 9% घरानों के मुआशी हालात बेहतर हुए। यानी पंजाब में 14% घराने ऐसे हैं जो ये कहते हैं जी पहले से ज्यादा हम अच्छे हो चुके हैं। 9% घराने सिंध के हैं जो कहते हैं हमारे हालात अच्छे हुए। केपीके में सबसे ज्यादा लोग हैं 17% जो कहते हैं हमारे हालात बेहतर हो गए। बलूचिस्तान में 13% घरानों के मुआशी हालात बेहतर हुए। सिंध के 26% घरानों के मुताबिक कम्युनिटी के मुआशी हालात अबतर हुए। केपीके पंजाब के 23% घरानों के मुताबिक कम्युनिटी की मुआशी अबतरी हुई है। बलूचिस्तान में 21% घरानों के मुताबिक कम्युनिटी की मुआशी हालत ज्यादा खराब हुई है। इसके अलावा मुल्क में गजाई किल्लत बढ़ गई है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के 16.4% घराने खुराक के शदीद या मोतदल गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का यानी गजाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक शहरी और देही आबादी के 1,76,790 घरानों का सर्वे किया गया है। गुज़श्ता 12 महीनों में पैसे गजाइयत से भरपूर खाने और फाकों के मामलात का जायजा लेकर देखा गया है कि कितने घराने खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार हैं और मालूमात की बुनियाद पर अदम तहफ़्फ़ुज़ की शरह क्या है। 2004 में जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 2004 में शुरू होने वाले इस सर्वे में ये देखा जाता है कि मुल्क में गजाई किल्लत कितनी है और लोगों की माली हालत क्या है, मुआशी हालत क्या है। ये 12वां सर्वे है जो वफाकी इदारा शुमारियात ने किया, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में शदीद और दरमियाने दर्जे की गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है जो 29.84% है। इसके बाद सबसे ज्यादा गजाई किल्लत सिंध में पाई जाती है जो 18.45% है। पंजाब में 15.16 और खैबर पख्तूनख्वा में गजाई किल्लत 12.75% है। ज़लई लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान में जो है वो बार खान का इलाका है जहां 48.8% गजाई किल्लत है। यानी बार खान में आधे लोग गजाई किल्लत का शिकार है और सबसे कम लोग जो है वो गवादर में गजाई किल्लत का शिकार है जिनकी एवरेज रेशो 4.59% बनती है। सिंध में यह शरह सबसे ज्यादा है 34.4%। सिंध का इलाका कश्मीर जहां 34.4% लोग गजाई किल्लत का शिकार है, जबकि सिंध का शहर खैरपुर यहाँ पे सबसे कम गजाई किल्लत 7.66% है। पंजाब में सबसे ज्यादा गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ कसूर के जिला में पाया जाता है जिसकी रेशो 28.81% है। यानी पंजाब का जिला कसूर गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से सरे फहरिस्त है और सबसे कम जो गजाई किल्लत है वो पंजाब के जिला उकाड़ा में पाई जाती है जो 4.18% है। खैबर पख्तूनख्वा में गजाई तहफ़्फ़ुज़ की बुलंद तरीन शरह टानक में पाई जाती है। टानक में ये 32.43% गजाई किल्लत है, जबकि सबसे कम 3.94% शांगला में रिकॉर्ड की गई। तो सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि 10 साल से ज्यादा उम्र वाली वो आबादी जिसने कभी स्कूल में दाखिला लिया हो उसकी शरह 2019-2020 में 60% थी। ये शरह 62% और इस्लामाबाद में जो 2014-15 में थी
वो अब 85% तक पहुंच चुकी है। सर्वे के मुताबिक 2019 और 20 के दौरान मुल्क भर के 32% बच्चे स्कूल नहीं गए, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 22% और उनके मुकाबले में देही इलाकों में ये शरह 37% तक पहुंच चुकी है। तो ये सर्वे रिपोर्ट आई जिसने मुल्क के तमाम शहरों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि एक तो बहुत सारे घराने बदतरीन मौशी हालत का वो शिकार हो गए हैं और दूसरा ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसर तज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत